दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद रात तो छोड़िए, दिन में भी आप किसी को भी सड़क पे लिफ्ट नहीं देंगे। और हिमाचल प्रदेश के एक सुनसान सड़क में राहुल और उनके दोस्तों से एक ऐसी गलती हो जाती है ना, जिसकी भरपाई उनके ड्राइवर को अपनी जान दे के चुकानी पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि रात के 12 बजे उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। तो चलिए, कहानी में बने रहिए और इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की इस खतरनाक दिल दहला देने वाली कहानी को हमारे साथ शेयर किया है राहुल भाई ने। राहुल भाई ने अपने मेल के पहले लाइन में एक ऐसी बात लिखी है जिसको पढ़ने के बाद आपके शरीर में एक झंझनाहट दौड़ जाएगी। उन्होंने अपने पहले लाइन में लिखा है कि भैया, नॉर्मल रास्तों पे भी, पहाड़ों को तो छोड़िए, नॉर्मल रास्तों पे भी रात के टाइम अगर कभी आप सुनसान सड़क पे चल रहे हैं और कोई आपसे अनजान व्यक्ति लिफ्ट मांगे ना, तो कभी मत दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत बुरा हो सकता है आपके साथ। और इस जो कहानी राहुल ने हमारे साथ शेयर किया है, इस कहानी का स्क्रीनशॉट यानी कि मेल का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है राहुल और उनके 4 दोस्तों से। राहुल और उनके 4 दोस्त चंडीगढ़ से प्लान बनाते हैं कि वो लोग स्पीति वैली घूमने के लिए जाएंगे। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं और चंडीगढ़ से एक स्कॉर्पियो रेंट पे लेते हैं और वहीं बगल से ही उसी दुकान से एक ड्राइवर को भी लेते हैं। और ये जो ड्राइवर थे, इनसे इनकी बहुत अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि इससे पहले भी ये लोग घूमने गए थे, तो इसी ड्राइवर को इन्होंने बुक किया था। ये ड्राइवर, उनका नाम था रमेश काका, और वो उनको 20 साल का एक्सपीरियंस था पहाड़ों में गाड़ी चलाने का। तो ये लोग उन्हीं को लेते हैं और चंडीगढ़ से निकल के कसोल के रास्ते ये लोग स्पीति वैली जाते हैं। तो रमेश काका जो है ना, सफ़र शुरू होने से पहले इनको एक बात बोलते हैं। पहले ये लोग बोलते हैं कि काका, पहाड़ों में तो डर भी लगता है काफ़ी। तो बोलते हैं कि बेटा, पहाड़ों में सिर्फ मोड़ से डर नहीं लगता, असली डर तो उससे लगता है जो रोड के किनारे खड़ा होकर आपका इंतज़ार कर रहा होता है। एक बार को इनके शरीर में भी एक झंझनाहट दौड़ जाती है, लेकिन उस टाइम पे ये लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं और ये लोग निकल जाते हैं। रात के करीब 11:30 बजे के आसपास ये लोग जीबी क्रॉस करते हैं और जीबी जैसे ही क्रॉस करते हैं ना, तो थोड़ी दूर आगे चल के लोग देखते हैं कि अजीब सा एक सरकरा रास्ता स्टार्ट होता है। और वो रास्ता इतना सुनसान था कि इनको अपनी सांस लेने तक की आवाज़ आ रही थी। ये लोग आगे जाते और देखते हैं कि एक तरफ तो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ें थी और दूसरी तरफ हज़ारों फीट गहरी खाई। अगर हल्का सा मिस्टेक हुआ तो गाड़ी सीधे हज़ारों फीट गहरी खाई में गिर जाएगी। तो रमेश काका थे, वो बहुत ज़्यादा सावधानी से गाड़ी को चला रहे थे और ये लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ का जो तापमान था ना, टेम्परेचर माइनस में था। बहुत ज़्यादा ही सर्दी इन लोगों को लगी थी, लोग कांपने लगते हैं और रमेश काका गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड करके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रात के लगभग 12:30 बजे रमेश काका गाड़ी का अचानक ब्रेक मार देते हैं। ये लोग हल्का हल्का, इन लोगों को नींद आ रहा था, तो इन लोगों की झटके से नींद खुल जाती है। तो बोलते हैं कि रमेश काका क्या हुआ। तो रमेश काका कुछ बोले भी ना, उनका ये लोग देखते हैं कि जो उनका हाथ था ना स्टीयरिंग पे, वो अजीब तरीके से ऐसे काँप रहा था और इनका चेहरा अजीब सा था। तो ये बोलते हैं कि बेटा, आगे देखो ना, और ये बोल के गाड़ी को रिवर्स करने लगते हैं। और भाई साहब, राहुल जब आगे देखते हैं ना, इनके शरीर में एक ठंडी सी हिरन दौड़ जाती है, क्योंकि उस स्कॉर्पियो की जो लाइट बीच सड़क पे पड़ रही थी ना, वहीं पे वाइट कपड़े में खड़ी एक औरत उनको दिखाई देती है। वो इनकी तरफ पीट करके खड़ी थी अजीब तरीके से, और जो रमेश काका थे वो गाड़ी को पीछे ले रहे थे। तो राहुल बोलते हैं कि रमेश काका, गाड़ी पीछे क्यों ले रहे हैं, रोकिए ना गाड़ी, हो सकता है कोई औरत भटक गई होगी, तो चलो थोड़ा इनको हेल्प कर देते हैं, अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देंगे इसको। तो रमेश काका बोलते हैं, बेटा, तुमने औरत को तो देख लिया, लेकिन तुमने उसका पैर देखा क्या। और भाई साहब, रमेश काका कितना कहते हैं, राहुल जब उसका पैर देखते हैं ना, भाई साहब, उसका पैर जमीन से लगभग 1 फीट ऊपर था। इन लोगों का डर से शरीर कांपने लगता है और थोड़ी देर के बाद ही वो जो औरत थी ना, एक ही झटके में इनकी तरफ पलट के देखती है। और उसको, उसका चेहरा देख के ना, राहुल और उनके दोस्तों की लगभग चीख निकल जाती है, क्योंकि उसका चेहरा था बिल्कुल सपाट।
मतलब उसके चेहरे में एक ऐसा धुंधलापन था कि उसका चेहरा इन लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा था। और आगे से उसके बाल बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे। रमेश काका बहुत स्पीड में कार को पीछे करते हैं और एक साइड काट के गाड़ी को स्पीड में आगे निकाल देते हैं। रमेश काका वहाँ से गाड़ी तो आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन डर यहीं पे ख़त्म नहीं होता। रमेश काका का पैर लगातार एक्सीलेटर पे था और गाड़ी 80-90 की स्पीड में उस रास्ते पे दौड़ रही थी जहाँ पे कहीं भी अचानक से टर्निंग पॉइंट आ सकता था। और थोड़ी देर के बाद ये लोग महसूस करते हैं कि गाड़ी का अंदर का जो टेम्परेचर है ना, वो अचानक से बदल गया है। एक अजीब सी बदबू, जैसे कि बहुत पुरानी लाश किसी ने उठा के गाड़ी के अंदर डाल दिया हो। ऐसी सड़न वाली बदबू पूरी गाड़ी में फैल जाती है। इन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन डर के मारे ये लोग अपनी नाक बंद करके गाड़ी के अंदर ही रहते हैं। और रमेश काका गाड़ी को बहुत स्पीड भगाते हैं। और इन्हीं में इनका एक दोस्त अमित था ना, उसको ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। और वो अपने साथ हमेशा पैकेट में एक हनुमान चालीसा रखता था। वो हनुमान चालीसा अपने हाथ में निकालता है और वही पढ़ना स्टार्ट करता है। और उसके पैकेट में एक छोटा सा शीशा भी था, और निकाल के वो जैसे पीछे देखता है ना, भाई साहब वो इतना तेज चीखता है कि चारों, मतलब इनके दोस्त थे जितने, सबकी सांसें अटक जाती है। और जब ये लोग पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि वो जो औरत खड़ी थी ना वहाँ, वो इनके गाड़ी के पीछे नहीं भाग रही थी, बल्कि इनके छत से लटक के उसका चेहरा इनकी कांच पे था। और वो अपनी नाखून से धीरे धीरे कांच पे ऐसे मतलब अपनी नाखून को रगड़ रही है। और रगड़ते रहे देख रहे कि पूरा स्क्रैच गाड़ी पे पड़ रहा है। और थोड़ी देर के बाद ही ना वो औरत अपने मुंह में एकदम काला सा मुंह खोलती है। उसके अंदर अजीब से बड़े बड़े दांत दिख रहे थे, और वो लगातार अपने माथे को उस कांच पे पटकने लगती है, टप टप ऐसे करके। कांच हल्का हल्का ब्रेक होने लगता है। तभी रमेश काका चिल्लाते हैं कि कोई पीछे मत देखना और वो कांच भी हटाओ, नहीं तो अगर तुमने पीछे देखा तो ये अब तुम लोग अपने वश में कर लेगी और गाड़ी से खींच के बाहर ले जाएगी। और बोलते हैं कि भगवान शिव का नाम लो, सब लोग आगे देखो। ये लोग आगे घूम के बैठते हैं और ज़ोर ज़ोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं। ये लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो 40 मिनट बहुत ज़्यादा ही डरावना और बिल्कुल जहन्नुम वाली समय ये बिता रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा डरावना था। बाहर से लगातार किसी की रोने की, हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, और बार बार इनका जो गाड़ी का लाइट वो फ्लिक कर रहा है, और उनके उसके अंदर जो स्पीकर लगा है ना, उससे अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। और उसमें एक लाइन बार बार रिपीट हो रहा है, गाड़ी रोको नहीं तो तुम सबको खाई में फेंक दूंगी। भाई साहब ये सुनते हुए रमेश काका वहाँ गाड़ी नहीं रोकते और लगातार ये लोग गाड़ी चलाते रहते हैं। लगभग 40 मिनट के बाद ये लोग देखते हैं कि इनके सामने लेफ़्ट साइड में एक ढाबा है। इनके अंदर में थोड़ी सी जान आती है, और रमेश काका आओ न ताओ देखते और जाते हैं और उस ढाबे के पास अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। और वो तुरंत से बाहर निकल के उस ढाबे के अंदर चले जाते हैं। रमेश काका उस ढाबे वाले के पास बैठ के बहुत तेज़ रोने लगते हैं। और जो ढाबे वाले अंकल थे वो एक बुज़ुर्ग आदमी थे, लगभग 50-60 साल उनकी एज होगी, और वो अकेले अंदर बैठ के चाय बना रहे थे। तो इन सब के लिए वो चाय बनाते हैं, और रमेश काका उनको बोलते हैं कि बाबा हम लोगों को वो मिल गई थी। तो वो जो बुज़ुर्ग अंकल थे ना चाय वाले, वो बोलते हैं कि वो मिल गई थी, आप लोग बहुत ही ज़्यादा नसीब वाले हो, किस्मत वाले हो कि आप लोग यहाँ तक ज़िंदा वापस आ गए। नहीं तो जो भी उसके रास्ते में आया है या किसी ने उसका चेहरा देखा है तो वो किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ती। तो रमेश काका बोलते कौन है वो ऐसे? तो बोलते हैं आज से लगभग 80 साल पहले इस रोड पे एक बारात जा रहा था और दुल्हन की गाड़ी उसी खाई में गिर जाती है। और उसके बाद से ही लगातार अमावस्या के आसपास एक आत्मा सब लोगों को परेशान करती है, और आज तक लगभग सैकड़ों लोगों को वो रात में उस रोड पे मार चुकी है। आप लोग बहुत किस्मत वाले हो। लेकिन बुजुर्ग अंकल एक बात और बोलते हैं कि लेकिन एक बात और है, अगर वो किसी का पीछा एक बार कर लेती है तो इतना आसानी से नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि वो अभी भी आप लोगों के साथ खड़ी होगी। रमेश काका कांपते हुए बाहर जाते हैं और देखते हैं तो भाई साहब जो इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी थी ना, उसके पीछे कांच पे इनको अभी भी 2 हाथ के निशान दिख रहे थे वाइट कलर के, और उसमें नाखून ऐसे थे
जो किसी इंसान की नहीं हो सकती, और उसके आसपास खून भी लगा हुआ था। रमेश काका आते हैं और डर से वो चाबी लेते हैं और राहुल के हाथ में फेंक देते हैं और बोलते हैं, बेटा ये गाड़ी मेरे से नहीं चलेगी, तुम लोग को जो करना है करो, मैं यहाँ से भागूंगा अब। और ये बोल के वो अपने पैसे वैसे भी उन लोगों को नहीं लेते हैं। राहुल बहुत मिन्नतें करती हैं कि काका रुक जाइए, हम आपकी जो भी बात हुई है उससे ज़्यादा पैसे आपको देंगे, लेकिन वो बोलते हैं, ना बेटा पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपने बीवी बच्चों के पास ज़िंदा वापस लौटना है। और तभी वो क्या करते हैं, जाते हैं रोड पे और वहीं के लोकल एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेते हैं, उसको थोड़ा पैसा देते हैं और बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन डर यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि राहुल और उनके दोस्त अभी भी वहीं थे और इनको बाहर से किसी की बुलाने की आवाज़ आती है अजीब तरीके से। ये लोग ढाबा के अंदर आते हैं और बहुत मिन्नतें करते हैं उस बुजुर्ग अंकल से कि प्लीज़ अंकल हमें यहाँ रख लीजिए आज। राहुल और उनके दोस्त बहुत मिन्नतें करने लगते हैं वो बुजुर्ग अंकल से, तो बोलते हैं ठीक है तुम लोग यहीं पे रुको आज, लेकिन तुम लोग किसी को भी टॉयलेट या कुछ भी लगेगा वो बाहर नहीं जाएगा। तो वो लोग बोलते हैं हाँ अंकल हम लोग नहीं जाएंगे, ये लोग रात में यहीं रुकते हैं। और भाई साहब पूरी रात इनके लिए जहन्नुम ही था एक तरीके से समझिए तो, क्योंकि इनको लगातार उस दुकान की छत, टीन शेड का छत बना हुआ था, उसके ऊपर से ना लगातार किसी के चलने की और किसी चीज़ की घसीटने की आवाज़ आती है लगातार, और बार बार इनको दुकान के हर एक तरफ से खटखटाने की भी आवाज़ आती है। और उसके बाद मेन गेट, जो दुकान का गेट था, उस पर भी धीरे धीरे खटखटाने की आवाज़ आती है और किसी की बहुत दर्द भरी आवाज़ आती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बाहर बाहर बहुत ठंड है, मुझे अंदर ले लो, यही बोलते हो। लेकिन राहुल और उनके दोस्तों को ये चीज़ पता था और बुजुर्ग अंकल उनको बार बार इशारा करते हैं कि बेटा गलती से भी गेट मत खोलना। और उसके बाद ना जो टीन, एक साइड का जो टीन था उधर बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ होने लगता है, इतनी तेज़ तेज़ कोई मारने लगता है जैसे लगता है कि अभी वो टूट के गिर जाएगा। लेकिन तभी वो बुजुर्ग अंकल बोलते हैं कि बेटा आप लोग भगवान का नाम लेना स्टार्ट करते हो। ये लोग रमेश काका की बात याद करते हैं, ये लोग ओम नमः शिवाय का जाप करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा माहौल शांत होता है, लेकिन इनको लगातार ऊपर चलने की, ठकठकाने की आवाज़ आ ही रही होती है और बाहर से किसी को बहुत तेज़ हाँफने की भी आवाज़ आ रही होती है। और तभी भाई साहब ये लोग देखते क्या है कि इनकी जो गाड़ी है ना, उस गाड़ी पे बहुत तेज़ तेज़ कोई ईंट पत्थर मार रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग बाहर नहीं जाते हैं। और लगभग ये लोग ये सब सहते सहते इनकी ना 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास इनको हल्की सी नींद आ जाती है। और तकरीबन 6, साढ़े 6 बजे जब सूरज की पहली किरण निकलती है तब जाके इनके जान में जान आती है। और पहले वो चाय दुकान वाले काका बाहर जाते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे इन सब दोस्तों को बाहर बुलाते हैं। और तब भाई साहब बाहर देखते हैं तो बाहर का नज़ारा अजीब सा था, क्योंकि बाहर हर तरफ जैसे किसी ने सब कुछ उखाड़ के फेंक दिया हो। बाहर जो चूल्हा बना हुआ था इस बुजुर्ग अंकल का, वो चूल्हा भी किसी ने तोड़ दिया था और आसपास के पेड़ पे बहुत बड़े बड़े नाखून के निशान थे। वो बोलते हैं कि बेटा अगर तुम लोग इस दुकान से बाहर निकल जाते ना तो तुम लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती। ये दुकान में तुम लोग इसलिए सेफ थे क्योंकि मैंने इस दुकान को पूरे अच्छे तरीके से तांत्रिक से बंधवा रखा है, क्योंकि ये जो एरिया है पहाड़ों का, इसका अपना ही अब कहानी होता है। तो बोलते हैं कि राहुल की अंकल अब तो हम यहाँ फंस गए, अपने घर कैसे जाएं, इस गाड़ी में दोबारा जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। तो बोलते हैं कि बेटा ये गाड़ी तुम ले जा सकते हो, लेकिन एक काम करो, पहले इसको गंगा जल नमक से अच्छे से धो गाड़ी को, और उसके बाद यहाँ पे एक लोकल मंदिर है माता रानी का, वहाँ पे जाके तुम लोग पूजा पाठ करो और गाड़ी की भी अच्छे से पूजा करना, उसके बाद ही तुम लोग यहाँ से निकलना। ये लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को लेते हैं और उस चाय वाले अंकल को भी बैठाते हैं और जाके अच्छे से धो धा के और गाड़ी की पूजा करते हैं। और फिर ये लोग वापस चंडीगढ़ आ जाते हैं वहाँ से। लेकिन राहुल बताते हैं कि भैया उस घटना के बाद, ये घटना को करीब 7 साल हो चुका है और 7 साल में मैं और मेरे दोस्त आज तक कहीं भी पहाड़ों में रात के टाइम राइडिंग पे या ट्रिप पे नहीं गए हैं, क्योंकि ये चीज़ एक बार हमारे साथ हो गया है और मेरे हर एक दोस्त के अंदर ऐसा खौफ बैठ गया है ना
कि वो अब सीधे बोलते कि भैया ज़िंदगी रहेगी तो बहुत बड़ी बात है, हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे। तो भाई साहब, ये सच्ची कहानी है राहुल भाई की और उनके दोस्तों की। तो आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ घटी है तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और पता है, पहाड़ों की सुंदरता अपने आप में बहुत अच्छी होती है, लेकिन पहाड़ों के रास्तों की और जगहों की ना अपनी ही कुछ अनसुलझा रहस्य और अपनी कहानी होती है, जिसे अगर आप जानते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले उसके बारे में जानिए और तभी ऐसे जगहों पे घूमने जाया कीजिए, क्योंकि उस पहाड़ों में ऐसी ऐसी शक्तियाँ रहती हैं ना कि बड़े से बड़े तांत्रिक भी आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन राहुल भाई और उनके दोस्तों की किस्मत अच्छी थी, जिसके कारण वो उन लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ बुरा हो सकता था, और उस रास्तों पे बहुत से लोगों के साथ बुरा हुआ भी है। तो कृपया अगर ऐसे जगहों पे जाते हैं तो छानबीन करके जाएं, और अगर आप परिवार के साथ जाते हैं तो प्लीज़ दिन में ही अपना जो भी राइड है या ट्रिप है वो करें, रात के सफ़र को अवॉइड करें, क्योंकि रात के टाइम इंसानों का नहीं होता बल्कि किसी और का ही होता है। तो चलिए, आज की कहानी को इसी के साथ समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो। और ऐसी ही कुछ रियल लाइफ इवेंट घटना आपके साथ घटी है तो प्लीज़ अपनी कहानी हमारे ईमेल आईडी जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा उस पर शेयर कीजिए, जिससे आपकी कहानी लोगों तक पहुंचेगी और वो जहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए उन जगहों पे वो अवॉइड करेंगे जाना, और अगर जाते भी हैं तो बहुत ही छानबीन करके जाएंगे। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो में कि आप अपना और अपने परिवार का ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको बताकर नहीं आती, और एक बार अगर आपकी ज़िंदगी में आ गई तो आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करने में एक भी कसर नहीं छोड़ेगी। तो चलिए, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।